खबरों की तफसील। गैर कानूनी दरअंदाजों के खिलाफ आज मुंबई में MNS की महारैली है। राज ठाकरे की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। इस महारैली में तकरीबन 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। MNS कारकुनान गिरगांव चौपाटी से मुंबई के आज़ाद मैदान तक पैदल मार्च करेंगे। रैली का मकसद हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर से रह रहे दरअंदाजों को बाहर निकालना है। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा है कि वो अब CAA के ताल्लुक से कुछ नहीं कहेंगे। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल अजीम ने कहा कि वो CAA के खिलाफ एहतजाज करे लोगों के साथ अब बात नहीं कर सकते। जरूरत पड़ने पर हुकूमत के सामने अपनी बात रखेंगे। देखो सर, मैं पहले बहुत कुछ बोल चुका हूं, अभी बोल नहीं सकता। मैं आग बुझाने वालों में से हूं, आग भड़काने वालों में से नहीं हूं। ये सवाल अब थोड़े दिन के लिए मुझसे ना पूछिए। थैंक यू, शुक्रिया। CAA के बारे में कोई भी आपकी राय नहीं है? मैं पहले आपसे भी बात किया हूं, उसके पहले भी बात किया हूं, मगर अब जो है सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल बन गया है। मैं अभी कोई बात करना नहीं चाहता। नहीं, वो आप जो कर रहे हैं ना, आप जो कर, हर आदमी को इख्तियार है कि वो उसके फेवर में भी जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अब सब्जेक्ट इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है, मैं इसके बारे में कोई तरह का रिमार्क देना नहीं चाहता। जाकर आपने बात की प्रोटेस्ट? नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं जो है मेरी जगह बैठकर जो है सलाह मशवरा सरकार तक दे सकता हूं मैं, मगर यहाँ पब्लिक में नहीं जा सकता। तो ये माइनॉरिटीज का इशू नहीं है? कौन सा प्रोटेस्ट जो है, जो मैं ठीक समझता हूँ और वो सरकार के सामने बात कर सकता हूँ, जाके पब्लिक में तो बात नहीं कर सकता। ये हमारे लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो थोड़े लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़े लोगों को ख़राब लगेगा। इसलिए चंद दिनों तक जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मरकज़ के मुतनाज़ क़वानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। कल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में CAA, NRC और NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। GHMC मुल्क का पहला बल्दी इदारा है जिसने अपनी नौइयत का मुनफरिद कदम उठाया है। मेयर B राम मोहन ने ऐलान किया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में NRC, NPR का कोई काम नहीं होगा। GHMC ने ऐसा करते हुए KCR हुकूमत के मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचाई है। याद रहे कि TRS हुकूमत मुतनाज़ क़वानीन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का पहले ही इजहार कर चुकी है। गैर आइनी क़वानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए उसे हुकूमत को रवाना कर दिया गया है। CAA, NRC और NPR को लेकर हुकूमत भले ही बार बार अपनी सफाई दे रही हो, लेकिन मुल्क के अवाम हुकूमत की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के 37 अजला में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज और सत्याग्रह जारी है। भोपाल के इकबाल मैदान के साथ निजामुद्दीन कॉलोनी में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अवाम सर्द रात में सड़कों पर बैठने को मजबूर है। हुकूमत के मौक़िफ़ से अवाम क्यों नाराज़ हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने लोगों से खास बातचीत की। CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ जहां मुल्क के दूसरे हिस्सों में एहतजाज जारी है, वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 37 ज़िलों में एक साथ एहतजाज जारी है। भोपाल की बात करें तो निज़ामुद्दीन कॉलोनी, इकबाल मैदान और दूसरे हिस्सों में जो एहतजाज चल रहा है। सुबह का वक्त हो, दोपहर का या शाम का, सर्द मौसम में लोगों का गुस्सा हुकूमत के खिलाफ जारी है। आइए इन पर जानते हैं कि तमाम लोग जो है सर्द मौसम में अपने घरों से क्यों निकले हुए हैं, क्या मुतालबात आप लोगों का है, आखिर ऐसा क्या है हुकूमत जब बार बार ये कह रही है ये कानून शहरियत देने के लिए है, तो आप लोग जो इस पर घबरा क्यों रहे हैं? ये गलत तरीके से समझाया जा रहा है कि ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं, जबकि एक्चुअली ये है कि हम नागरिकता देने का तो शुरू से है, लेकिन नागरिकता देने का कम है, लेने का ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की कितनी आबादी जिनके पास ये ज़मीन के प्रॉपर्टी के पेपर, ज़मीन के पेपर या मकानों की रजिस्ट्री मिलेंगी, तो ये संभव ही नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या सरकारें झूठ बोल रही हैं? हाँ, सरकार झूठ बोल रही है। असल में धर्म के आधार पर ये CAA, NRC हो रहा है, तो इस तरह धर्म के आधार पर ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि NRC अभी लाने का जो है नॉट नाउ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, और वो बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। तो आखिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा है? बार बार तो झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री कह रहा है कि हम लागू करेंगे, हम ये सारी चीज़ें ला रहे हैं, और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, तो हम किसकी बात पे यकीन करें? 14 से लेकर के अब तक देख रहे हैं, हर बात में तो इन्होंने झूठ बोला। जब कहते हैं कि ये तो जुमला था, तो हमें इनकी बात पे भरोसा नहीं है।
आपको भरोसा नहीं, और आप लोग जो है तमाम लोग सर्द रात में जब लोग अपने लिहाफों में आराम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर मर्द हो, ख्वातीन हो, बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। क्यों ना करें, हमारे आइंदा आने वाली नस्लों का तो सवाल है ये। अगर उनको ये कहना है कि एनआरसी नहीं आएगी तो साफ कहें, पार्लियामेंट में कहें कि एनआरसी नहीं लागू होगी, बात ख़त्म। इतना कहने में क्या दिक्कत है? लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे तो हम एक एमएम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान तो ये कहता है हम भारत के लोग, फिर हमें रिलीजन के हिसाब से क्यों बांटा जा रहा है? वो 1 इंच नहीं हटेंगे तो हम 1 mm पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों का जो जज्बा है, जो हौसला है, हुकूमत के खिलाफ आप लोग जो कंटिन्यू कब तक एहतजाज करते रहेंगे? जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा इंशाल्लाह। जब तक काला कानून वापस जब तक काला कानून वापस नहीं होगा जब तक हम लोग एहतियात करते रहेंगे। आप लोग यहाँ पर रात के इस वक्त में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी जो मूलभूत जो मुद्दे हैं देश के, उससे पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और इनकी जो सरकार है पूरा ध्यान भ्रमित करना चाह रही है देश की जनता का। जो मूलभूत मुद्दे हैं वो हम लोगों को रोज़गार दे दें। 2 करोड़ रोज़गार के वादे के साथ ये सत्ता में आए थे, रोज़गार के ऊपर ये बात नहीं करते हैं। अब ये एनआरसी, एनपीआर, अब इसके बाद ये पॉल्यूशन कंट्रोल को कुछ ले आएंगे। होना जाना कुछ नहीं है, बस भ्रमित करने का काम चल रहा है। देखिए कि यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पर हैं, तमाम लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर हुकूमत जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, जो इलेक्शन के वक्त जो मैनिफेस्टो में बातें की गई थी, उस पर काम ना करके बल्कि जो मुल्क के जो शहरी हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और सीए एनआरसी पर जो हुकूमत का मौक़ुफ़ है उसको ये लोग किसी भी तरीके से मानने को तैयार इसलिए नहीं है। इनका कहना है कि हुकूमत बार बार गुमराह कर रही है। कैमरामैन फैज़ान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कर्नाटक में लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर शहर चन्नपटना में सीएए के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद हुआ। एक रोज़ा बंद मनाते हुए शहरियान चन्नपटना ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत की। बेंगलुरु और मैसूर के दरमियान मौजूद चन्नपटना को महदविया मुसलमानों का मरकज़ समझा जाता है। इस छोटे से शहर में अब तक कई एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, लेकिन कल यानी बरोज़ सनीचर यहाँ मुकम्मल तौर पर बंद बनाया गया। चन्नपटना के ताजिरों ने अपने कारोबार को बंद रखते हुए एहतजाज में शिरकत की। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद देखने को मिली। आपके पास कोई उसके सीए के खिलाफ खिलौनों के शहर चन्नपटन में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं। क्या ख़वातीन, क्या बच्चे और क्या बुज़ुर्ग सभी एहतजाज में शामिल हैं। दुकानें बंद करते हुए, कारोबार को बंद करते हुए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पुरजोर अंदाज में सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत के कई बयानात सामने आ चुके हैं, लेकिन अवाम इन बयानों से, हुकूमत के बयानों से मुतमईन नहीं दिखाई दे रही है और एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चन्नपटना, जहाँ पर महदविया मुसलमानों की अक्सरियत है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहाँ के मुकामी हिंदू, दलित, ईसाई भी मिलकर इस एहतजाज में शामिल हुए हैं और इन कानून की सख्त अल्फाज में मजम्मत और मुखालिफत कर रहे हैं। चन्नपटना के अंदर आज हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक मर्द के दिल में ये जज्बा आ चुका है कि ये मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट को किसी हालत में हराना है। ये जो संविधान के खिलाफ इन्होंने काम करने का ये पहला स्टेप लिया है, पहला कदम लिया है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस देश का मुस्तकबिल कौमों में बढ़ जाएगा। जो पहले 75 साल पहले अंग्रेज़ जो बांट के गए थे, उसके बाद दूसरा बंटवारा हमारी मोदी सरकार करना चाहती है। हमारे कौम के, हमारे इदारों से, हर चीज़ से वो बांटना चाहती है। ये चन्नपटना की आवाम इस देश को बंटने नहीं देंगे। चन्नपटना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो एक मर्द मुजाहिद हैं। उस मट्टी की सरजमीन पे मर्द मुजाहिद ही पैदा होगा। इंशाअल्लाह
उस टीपू का नाम बुजुर्गों ने दीन की ज़मीन है ये, और ईमान बड़ा मजबूत है। ಇವರು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। सीए के खिलाफ जारी एहतजाजों का असर मजहबी जलसों पर भी देखने को मिल रहा है। उलमाए कराम, सूफिया कराम और मशाइखीन CAA को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। बेंगलुरु की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह में महफिल नात मुनक़िद हुई। हैदराबाद के मारूफ नात खां सैयद इमरान मुस्तफ़ा कादरी और साथियों ने दफ के साथ नात शरीफ पेश की। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इश्तराक से महबूबिया वेलफेयर ट्रस्ट ने इस रूहानी महफिल का इनेकाद किया। इस मौके पर मारूफ सूफी शख्सियत खलीफा शाहबुद्दीन बाबा ने कहा कि हिंदुस्तान सूफी संतों की सरजमीन है, प्यार और मोहब्बत का सरचश्मा है। इख्तिदार या सियासी फ़ायदों के लिए हुकूमत लोगों को तकसीम ना करे, अवाम मुखालिफ कानून को वापस ले। शाहीन बाग की तर्ज पर हर जगह मुजाहरे कर रहे हैं कि हमारे जो हुकूक हैं, हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि हर एक हिंदुस्तानी को बराबर का हक है। तो इस कानून को छोड़कर दूसरा नया कानून बनाकर इस हिंदुस्तान की अंदर बेचैनी पैदा करके सियासत, जात पात के मसले लाकर खड़ा करके आपस में इस हिंदुस्तानियों को ये लड़ाने की जो चाल चल रहे हैं, इसके खिलाफ हम यहाँ पर बुजुर्गान दीन के वसीले से इस साजिशों को नाकामयाब करने के लिए ये जलसा मजलिसें मना रहे हैं कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। CAA NRP सिर्फ हमारा मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। असल में क्या है, लोग समझ रहे हैं कि CAA सिर्फ मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम का मसला है। तमाम के लिए परेशानियां हैं। क्या सिर्फ 2-3% लोग जो हैं हिंदुस्तान में राज करना चाह रहे हैं, वो लोगों की एक साजिश है, लेकिन हमसे ज़्यादा हिंदू भाई लोगों को भी तकलीफ़ है। अब वो भी मैदान में उतर चुके हैं। इंशाल्लाह CAA NRP NRC से कोई होने वाला नहीं। हर साल हम ये महफिल मुनाकिद करते हैं, इसके लिए जो है कर्नाटक उर्दू अकेडमी का इश्तराक शामिल रहता है और माशाल्लाह बहुत ही कामयाब महफिल रहती है। हम चाहते हैं कि इस महफिल के ज़रिए जो है पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो, शांति कायम हो और मुल्क के जो हालात, जो पेचीदा हालात हो रहे हैं, उस पेचीदा हालात में जो है तमाम को आसानियाँ हासिल हो और तमाम को जो है अमन व सुकून मिले। गैर कानूनी दरअंदाजों के खिलाफ आज मुंबई में MNS की महारैली है। राज ठाकरे की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। इस महारैली में तकरीबन 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। MNS कारकुनान गिरगांव चौपाटी से मुंबई के आज़ाद मैदान तक पैदल मार्च करेंगे। रैली का मकसद हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर से रह रहे दरअंदाजों को बाहर निकालना है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, MNS की आज एक बड़ी रैली होने वाली है, क्या रैली की शुरुआत हो चुकी है, लोगों का आना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए आज हम सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं उस मंच का जहां से राज ठाकरे कुछ समय बाद जहां से भाषण देंगे। यहां पर जो आंकड़े, जो कयास लगाए जा रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए इस सभा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसका खासा ध्यान दिया जा रहा है। रैली और इस सभा का मुख्य उद्देश्य सभी को पता है कि जिस तरह से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की घुसपैठी हो रही है, उसे रोकने के लिए, उसके विरोध में जो है यहाँ पर इस सभा को आयोजित किया गया है मनसे की तरफ से। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि ये पहली सभा होगी जब से उन्होंने अपने झंडे का आंतरित किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको गेट की तरफ लेकर देखूं तो सुरक्षा के तौर पर सारे मुंबई पुलिस, यानी जो साउथ जोन आता है, पूरे रीजन को आज सुरक्षा के रूप में आजाद मैदान के आसपास और गिरगांव चौपाटी के आसपास तैनात कर दिया गया है। आजाद मैदान की बात करूं तो यहाँ पर तमाम 6 गेटें हैं और ये मुख्य गेट है जहाँ से राज ठाकरे
खुद यहाँ से आएंगे और मंच पर जाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए पुलिस के जो सुरक्षा के इंतजामात है वो काफी व्यवस्थित किए गए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो मैदान में आप देखें तो आजाद मैदान इतना बड़ा मैदान है जहां पर 2 लाख के लोग समा सकते हैं और देखें तो सारे इंतजामात जो है मैदान में कर लिए गए हैं। 12 बजे का समय दिया गया था जो गिरगांव चौपाटी यानी आजाद मैदान से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से पैदल चलते हुए राज ठाकरे और उनके जो कार्यकर्ता हैं तमाम वो इस मैदान में पहुंचेंगे और यहाँ पर वो सभा। प्रशांत, क्या खबर है, क्या वो लोग वहां गिरगांव चौपाटी से निकल चुके हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि 12 बज चुके, तकरीबन 12:15 हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी निकले नहीं लेकिन पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले कुछ मिनटों में वहां से जो उनका पैदल मार्च है यानी सभा जो है हम कह सकते हैं कि पैदल यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर आजाद मैदान है, यहाँ उन्हें पहुंचने में आधे से पौने घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम का जो यानी सभा की जो शुरुआत की जाएगी। लेकिन आज सबसे अहम मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठी पर रोक लगाने का उनका सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन यहाँ आज उनकी शक्ति प्रदर्शन भी मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से झंडे का रूप उन्होंने हिंदुत्व की तरफ मोड़ा है तो उनको दिखाना है कि कितनी बड़ी संख्या में उनके शक्ति, उनके लोग जो यहाँ मुंबई में समर्थन करने वाले लोग हैं। तो इंतजार किया जा रहा है जब एक बार मार्च शुरू होगा और यहाँ पर जब राज ठाकरे पहुंचेंगे देखना होगा क्या कुछ राज ठाकरे अपने इस सभा में आज कहते हैं। बिल्कुल प्रशांत, एक चीज और देखा जा रहा है कि राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से कुछ दिन पहले मुलाकात की थी, उसके बाद से इनका एजेंडा थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो क्या ये बीजेपी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं जब से शिवसेना जब से अलग हुई है बीजेपी से? देखिए ये कयास जो है सभी लगा रहे हैं क्योंकि जैसे ही सत्ता में महाविकास आघाड़ी आई और शिवसेना ने जो है अपने विचारधाराओं से कहीं ना कहीं समझौता किया, ये बात सारे सामने आई तो उसके बाद तुरंत राज ठाकरे ने मौका देकर चौका मारा और अपने विचारधाराओं को हिंदुत्व का रूप दे दिया और झंडे का रूप जो है उन्होंने भगवा कर दिया। यह जो बाल ठाकरे हमेशा से जानते थे, मानते थे और मराठी मानो जिसके पीछे हमेशा से खड़ा होता था। और हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों लगातार बीजेपी से वो बैठक कर रहे हैं, घर पे नहीं बल्कि अलग अलग होटलों में। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कदम जो है वो टुवर्ड्स हिंदुत्व के साथ साथ और बीजेपी की तरफ जरूर जा रहे हैं। और यही एक वजह कि आज की सभा ये इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है कि किसी भी घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए उनकी प्राथमिक सभा की इरादा तो है, लेकिन इस सभा के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन और साथ ही साथ हिंदुत्व के लिए क्या कुछ भाषण में कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए प्रशांत, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि अभी रैली शुरू होने में थोड़ा वक्त है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार बनती दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज तो 11 फरवरी को आएंगे, लेकिन इससे पहले चुनाव के दिन हुए तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल में दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। किस एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं, आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। सबसे पहले टाइम्स नाउ और इप्सोस का सर्वे जान लीजिए। टाइम्स नाउ और इप्सोस के एग्जिट में आपको 47 सीटें दी गई हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 23 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस और दीगर की झोली खाली ही रहेगी। टाइम्स नाउ और इप्सोस के बाद आइए रिपब्लिक जन की बात के सर्वे के बारे में जान लीजिए। रिपब्लिक जन की बात ने आपको 48 से 61 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी को 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में कांग्रेस के लिए 1 सीट की भी बात की गई है। आइए अब आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के बारे में जान लीजिए। आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में आपके लिए 59 से 68 सीटें आ सकती हैं, जबकि बीजेपी को 2 से 11 सीटें दी गई हैं। सर्वे में कांग्रेस के लिए 0 तो दीगर के लिए 4 से 6 सीटों के इम्कानात हैं। बात एबीपी सी वोटर के सर्वे की करें तो दिल्ली में एबीपी सी वोटर के सर्वे में आपके लिए 49 से 63, बीजेपी के लिए 5 से 19, जबकि कांग्रेस के झोली में 4 सीटें गिर सकती हैं। इनके अलावा दूसरे एग्जिट पोल में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आप लीडर संजय सिंह ने कहा कि इस बार दिल्ली के लोगों ने काम पर वोट दिया है और जो लोग नफरत की सियासत करना चाहते थे, उन्हें अवाम ने जवाब दे दिया है। अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए। 11 तारीख को ईवीएम के बक्से खुलेंगे और तब अंतिम रूप से परिणाम सामने आएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल साफ तौर पे लग रहा है एग्जिट पोल के नतीजे देख के कि
कि प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता ने काम के नाम पर वोट दिया है। जो लोग दिल्ली में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, हिंसा फैलाना चाहते थे, नफरत फैलाना चाहते थे, उनको जनता ने जवाब दिया है। और बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद हुआ है कि जब लोगों ने काम के नाम पर वोट दिया है। इस राजनीति का विस्तार होगा और देश के लोग अब बेरोजगारी से निजात चाहते हैं, वो आर्थिक मंदी से निजात चाहते हैं, महंगाई से निजात चाहते हैं, भ्रष्टाचार से निजात चाहते हैं। और काम के नाम पर वोट देना अगर पूरे देश में ये परंपरा शुरू हो जाएगी तो एक स्वस्थ और अच्छे लोकतंत्र की ओर हम लोग बढ़ पाएंगे। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का कहना है कि कांग्रेस के पास दिल्ली में मजबूत चेहरा नहीं था और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर ही ज्यादा फोकस किया। वहीं एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा कि 11 तारीख को दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजे भी एग्जिट पोल के मुताबिक ही आएंगे। हाँ, देखिए, इसका एक कारण ये है कि केजरीवाल जी ने जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था दिल्ली के अंदर, उसको ही ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। और डाउन ट्रॉडन, झुग्गी झोपड़ी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और लोअर मिडिल क्लास, ये जो वोट हुआ करता था ये कांग्रेस का हुआ करता था। एक बात और कहा जा सकता है कि स्टेट लीडरशिप कांग्रेस के पास से उतनी स्ट्रांग नहीं थी जिस तरह जो केजरीवाल के लीडरशिप का जवाब दे सकता था। और यही ड्रॉबैक मेरा ख्याल है बीजेपी के साथ भी है। जिस तरह से दिल्ली के एग्जिट पोल सामने आए हैं, चुनाव पूर्व कई दिनों से ये स्पष्ट हो रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से पूरे चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, हमें लगता है बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं हुआ। दिल्ली की होशियार जनता है, अंदाज ये है कि जो एग्जिट पोल आया है 11 तारीख को उसी तरह के नतीजे आएंगे। ईवीएम को छेड़छाड़ से बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह पर मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के अलावा प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी को डर है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और मीटिंग में तय पाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ न हो, इसके लिए आप कारकुनान पहरा देंगे। और एग्जिट पोल पर मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एग्जिट पोल करने वाले लोग करते हैं, उनका हम उनके ऊपर कोई उनके तौर तरीकों पे जो होगा हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल फेल होंगे। ये जो एग्जिट पोल कराएंगे उस आए हैं उनमें बहुत दोष है। मतलब एक तो आप देखिए, एग्जिट पोल जब आ रहा था तब भी वोटिंग हो रही थी, और अगर 6:15 बजे या 6:30 बजे आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और 7, 7:15, 7:30 तक वोटिंग चल रही है, क्योंकि जो भीड़ आई वोटर्स की जो 6 बजे के पहले घुस गए तो वो तो वोटिंग दे के ही गए हैं। तो आप कैसे दिखा सकते हैं कि वो उतने लोग वोट दे रहे हैं और आप उनको वोटिंग वो दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो इसलिए उसमें बहुत, अब क्या है उसके अंदर ये तो समीक्षा की बात है। लेकिन मैंने कल ही कह दिया, मैंने हमारी टीम ने जो एग्जिट पोल किया है, हमारे टीम ने जो सर्वे किया है, हम जो बूथों पे होके आए हैं, जो दिल्ली की जनता कह रही है, जो सड़क पे लोग कह रहे हैं कल की डेट में, उसके आधार पे ये एग्जिट पोल फेल होंगे और हम लोग 48+ सीट के साथ, हमारा सर्वे कह रहा है कि हम 11 तारीख को बीजेपी के पक्ष में दिल्ली का फैसला जनादेश आ रहा है।